हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 36 छोटे से साथी द्वारा उत्पन्न आपदा। वहां न तो हड्डियां थीं, न ही लाल धुंध। वहां केवल नीला आकाश, सफेद बादल, सूरज और बादलों में ऊंचे हरे भरे पहाड़ थे। हफ यांग ये भेड़िए से कूद पड़ा और गहरी सांस लेते हुए यह सब देख रहा था। कितना जाना पहचाना दृश्य था। छोटा सा लड़का भी बहुत खुश था और वह कुछ दूर से ही चमकता हुआ दिखाई दिया। यांग ये ने उसे नहीं रोका और उसने छोटे लड़के को अपनी मर्जी से काम करने दिया। सफेद कपड़े पहने महिला ने आसपास के माहौल को देखा और जैसे जैसे वह देखती गई, उसकी भौहें सिकुड़ती गईं। हालांकि इस जगह पर पहले की तरह धुंध और हड्डियां नहीं थीं, लेकिन आसपास का इलाका पहाड़ों से ढका हुआ था और ये पहाड़ बादलों में ऊंचे दिखाई दे रहे थे। इसलिए जिस जगह पर वे अभी खड़े थे, वह किसी कड़ाही के तले जैसा था। हम अभी भी मौत की खाई से बाहर नहीं निकले हैं, महिला ने धीमी आवाज में कहा। यांग यी दंग रह गया और फिर उसने अपने शरीर के भीतर की स्थिति को महसूस करने से पहले आसपास के माहौल को देखा। उसने देखा कि उसके शरीर में अभी भी गहन ऊर्जा का कोई निशान नहीं था और उसका चेहरा एक बार फिर गंभीर हो गया। यह जगह थोड़ी अजीब है, सफेद कपड़े पहने महिला ने धीमी आवाज में कहा। देखिए, हमारे पीछे की धुंध वास्तव में तैरने में असमर्थ है और यहाँ कोई हड्डियां भी नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत शांति है, बेहद शांति। यहाँ कोई आवाज भी नहीं है। यांग ये की भौहें आपस में कसकर जुड़ गईं। जैसा कि महिला ने कहा था, उसने देखा कि यह जगह थोड़ी अजीब थी। यह अभी भी रसातल के तल पर था, फिर भी इतना अंतर क्यों था? यह बेहद असामान्य था। क्या तुम्हारे पास इसके बारे में कोई विचार है? यांग ये ने महिला की ओर देखा और पूछा। उसने एक क्षण गहराई से सोचा और कहा, नहीं। यांग ये ने अपनी आंखें घुमाईं और वह वास्तव में इस महिला द्वारा अवाक रह गया। जब से वे अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर चुके थे, तब से उसने उसे यहाँ नीचे कूदने के अलावा कोई विचार नहीं दिया था और उसने उसे अपनी मर्जी से करने दिया। क्या उसे डर नहीं है कि मैं उसे बेच दूंगा? स्वूश। इस समय एक बैंगनी चमक टिमटिमाती हुई दिखाई दी और फिर छोटा सा साथी उनके सामने प्रकट हुआ। छोटे साथी के सामने प्रकाश के कई छोटे बैंगनी गोले थे और गोले के भीतर 10 से अधिक लाल फल थे। छोटे साथी ने प्रकाश के उन छोटे से गोले को यांग यी की ओर ऐसे भेजा जैसे वह कोई खजाना पेश कर रहा हो। यांग ये का दिल छोटे साथी की हरकतों से गर्म हो गया और उसने छोटे साथी के सिर को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसके बाद उसे फलों का ढेर मिला और उसने 2 फल महिला को दे दिए। महिला ने मना नहीं किया और उसने जिज्ञासा से यांग ये और छोटे साथी को देखा। फल मुट्ठी के आकार के, चमकीले रंग के और मीठे थे। उनका स्वाद वाकई बहुत बढ़िया था। यांग ये ने एक बार में 2 फल खा लिए, जबकि सफेद कपड़े पहने महिला ने भी एक फल खाया। भूरे भेड़िए को भी कुछ फल खाने की इच्छा हुई, लेकिन जब छोटे से साथी ने उसे घूरा तो उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर नीचे कर लिया और यांग ये की बाहों में रखे फलों को देखना बंद कर दिया। छोटे से साथी ने दूर की ओर इशारा किया और ऐसा लगा जैसे वह यांग यी को उस दिशा में चलने के लिए कह रहा हो। यांग ये मुस्कुराया और आगे बढ़ने ही वाला था। अचानक उसने अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ते हुए भौहें सिकोड़ी। उसे लगा जैसे उसके शरीर में आग की लपटें उठ रही हों, जिससे उसका पूरा शरीर तेजी से गर्म हो रहा था और यह इस हद तक था कि उसकी सांसें भी स्पष्ट रूप से तेज हो गई थीं। यांग ये ने महिला की ओर देखा और उसने पाया कि महिला में कुछ गड़बड़ थी। महिला का चेहरा सूर्यास्त की चमक की तरह लाल हो गया था और यह असामान्य रूप से लाल था। जब उसने महिला की शक्ल देखी, तो यांग ये ने तेजी से अपने हाथ में लाल फल पर नजर डाली और फिर उसने छोटे लड़के की ओर देखा और कहा, छोटे लड़के, यह क्या है? जब उसने देखा कि यांग यी असामान्य स्थिति में है, तो छोटे साथी ने पलकें झपकाईं और जल्दी से अपना छोटा सा सिर हिलाया। यह यूनियन फ्रूट है और यह एक गहन रैंक वाला फल है। ठीक इसी समय सफेद कपड़े पहने महिला धीरे धीरे यांग ये की ओर बढ़ी, फिर भी उसके हाथ में अचानक एक तलवार दिखाई दी। वह आगे बढ़ी और बोली, डार्क बीस्ट इन्हें फलों के रूप में खा सकते हैं और इससे उनकी खेती में सुधार होगा। हालांकि अगर मनुष्य इस फल को खाते हैं तो यह उनकी सबसे आदिम इच्छाओं को बाहर निकाल देगा और अगर ये इच्छाएं जारी नहीं की जाती हैं, तो यह इच्छा की लपटों को उन्हें मौत के घाट उतार देगा। यांग ये ने अपने दिल की आग को बलपूर्वक दबा दिया, फिर भी उसकी नज़र उस महिला की ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाई। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और अपने दिमाग को साफ रखने की बहुत कोशिश की और फिर उसने सफ़ेद कपड़े पहने उस महिला की तरफ देखा जो हाथ में तलवार लिए उसकी ओर बढ़ रही थी और उसने कहा, तुम क्या करने का इरादा रखती हो? महिला की नज़रें और भी धुंधली होती जा रही थीं। हालांकि वह यांग यी से थोड़ी बेहतर स्थिति में थी और उसका दिमाग अभी भी साफ माना जा सकता था, लेकिन वह जानती थी कि वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। महिला ने गहरी सांस ली और यांग यी को देखते हुए कहा, तुम्हें मार दूंगी और फिर खुद को मार दूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सफ़ेद कपड़े वाली महिला ने कुछ भी नहीं किया।
फिर भी उसके हाथ में तलवार से एक तीखी आवाज निकली, जो उसके सुंदर हाथ से छूटने के लिए संघर्ष करती रही, और वह प्रकाश की एक हरे रंग की किरण में परिवर्तित हो गई जो सीधे यांग ये पर पड़ी। वह जानती थी कि चूंकि यांग ये ने यूनियन फ्रूट खा लिया था, इसलिए अगर वह खुद को मार भी ले तो भी यांग ये उसकी लाश को नहीं जाने देगा। इसलिए खुद को मारने से पहले यांग ये को मारकर ही वह अपनी पवित्रता बनाए रख पाएगी। यांग ये अपने दिल में बेहद हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला वास्तव में उसे मारने के इरादे से हमला करेगी, न ही उसने उम्मीद की थी कि यह महिला वास्तव में उस हरी तलवार का उपयोग करने में सक्षम होगी जबकि उसकी साधना बंद हो चुकी थी। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में एक ग्रे छाया ने झपट्टा मारा और तलवार को जमीन पर मार दिया। हालांकि अगले ही पल हरी तलवार एक बार फिर यांग ये की ओर चली गई। तलवार की अपनी एक आत्मा होती है। यांग ये को तब झटका लगा जब उसने देखा कि तलवार वास्तव में खुद ही हमला करती है। यह किंवदंती की तलवार आत्मा है। तलवार आत्मा शब्द का अर्थ उन तलवारों से था जिनमें बुद्धि होती थी और वे अपने स्वामियों की रक्षा करने में सक्षम थीं। कुछ प्राकृतिक तलवार आत्माएं थीं और इसका मतलब था कि तलवार की गुणवत्ता बहुत अधिक थी, या इसे किसी तरह का सौभाग्यपूर्ण सामना मिला था जिससे यह बुद्धि विकसित कर सकी। एक अन्य प्रकार कृत्रिम तलवार आत्माएं थीं। इन कृत्रिम तलवार आत्माओं को तलवारों के स्वामी द्वारा बढ़ावा दिया गया था। केवल तलवार संप्रदाय के शिष्य जिन्होंने राजा क्षेत्र प्राप्त किया था, वे अपनी तलवारों को अपने डेंटियन में रखने में सक्षम थे ताकि उनकी गहन ऊर्जा द्वारा पोषित किया जा सके, और लंबे समय के बाद तलवारों को बुद्धि बनाने और अपने स्वामी के दिल से जुड़ने का मौका मिलेगा। बेशक कृत्रिम तलवार आत्माएं प्राकृतिक तलवार आत्माओं जितनी दुर्जय नहीं थीं। प्राकृतिक तलवार आत्माएं अपना स्वामी खुद चुनती थीं और उनकी बुद्धिमत्ता मूल रूप से मनुष्यों से कम नहीं थी। दूसरी ओर कृत्रिम तलवार आत्माओं को उनके स्वामियों द्वारा पाला गया था। भले ही उनके पास बुद्धि थी, लेकिन अगर उन्हें कोई बहुत बढ़िया सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ नहीं मिली तो उनके लिए सच्ची बुद्धि प्राप्त करना पूरी तरह से असंभव होगा। ज्यादा से ज्यादा उनकी बुद्धि सामान्य तलवारों से थोड़ी ही ज्यादा होगी। संक्षेप में, चाहे वह प्राकृतिक तलवार आत्मा वाली तलवार हो या कृत्रिम तलवार आत्मा वाली तलवार, वे अत्यंत कीमती थीं। फिर भी अब यांग ये ने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में यहाँ एक कृत्रिम तलवार आत्मा के साथ एक तलवार का सामना करेगा। ठीक जब हरी तलवार उसकी ओर बढ़ी तो यांग ये के सामने बैंगनी प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई और उसने उस हरी तलवार को रोक दिया। हालांकि तलवार ने यांग ये पर हमला करना नहीं छोड़ा, फिर भी इसे बैंगनी मिंक और ग्रे भेड़िए ने बलपूर्वक नीचे दबा दिया। कुछ समय के लिए बैंगनी मिंक और ग्रे भेड़िया हरी तलवार के साथ युद्ध में उतर गए। यांग ये ने उन दो जानवरों और तलवार पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस समय उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे आग से जलाया जा रहा हो, और वह बहुत गर्म हो रहा था, जबकि उसकी चेतना और अधिक धुंधली होती जा रही थी। अंत में उसकी नज़र बगल में सफ़ेद कपड़े पहने महिला पर पड़ी और उसने देखा कि महिला की पानी भरी आंखें अभी पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। इसके अलावा उसके कपड़े आंशिक रूप से हटाए गए थे जिससे त्वचा का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। यांग ये अनजाने में उस महिला के पास गया और फिर उसने सहज रूप से उसे गले लगा लिया और स्वाभाविक रूप से उसे चूमना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ही उसने यांग ये को देखा जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था, सफेद कपड़े पहने महिला की आंखों से धीरे धीरे साफ तरल की दो पंक्तियां बहने लगीं। उसके बाद उसकी आंखों में स्पष्टता का आखिरी निशान भी गहरे लाल रंग से ढक गया। इस समय यांग ये के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, जो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, गुस्सा निकालना। उसे गुस्सा निकालना था। महिला ने जो कहा वह उसने बिल्कुल नहीं सुना था, और कुछ समय के लिए कपड़े इधर उधर उड़ रहे थे और लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी थीं। यहाँ एक कामुक दृश्य चुपचाप सामने आ रहा था। दुर्भाग्यवश ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे इस प्रकार के नेत्रभोज का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। इस समय डेथ माउंटेन रेंज के सामने दो बूढ़े आदमी खड़े थे जिनकी पीठ पर तलवारें थीं और जिन्होंने नीले और सफेद रंग के मिश्रण वाले कपड़े पहने थे। उनमें से दाढ़ी वाले सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने डेथ एबिस को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, जूनियर ब्रदर यू हेंग, क्या आपको लगता है कि वह छोटी लड़की किंगशी वास्तव में डेथ एबिस से नीचे कूद गई थी? क्या भूत संप्रदाय के उस शिष्य पर भरोसा किया जा सकता है? यू हेंग नामक बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई, भूत संप्रदाय के शिष्यों पर स्वाभाविक रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस बार भूत संप्रदाय के वे दो शिष्य शायद झूठ नहीं बोल रहे थे और किंगशी को वास्तव में मृत्यु रसातल में कूद जाना चाहिए था। अन्यथा किंगशी जो ब्लैकब्लड सील से पीड़ित थी, निश्चित रूप से भूत संप्रदाय के हाथों में पड़ जाती। अगर वह भूत संप्रदाय के हाथों में पड़ गई तो उसकी आत्मा की गोली गायब हो जानी चाहिए थी। हालांकि उसकी आत्मा की गोली गायब नहीं हुई है, इसलिए इसका मतलब है कि किंगशी अभी भी जीवित है। अगर किंगशी अभी भी जीवित है तो वह निश्चित रूप से मृत्यु रसातल में कूद गई है। अन्यथा जब तक उसकी साधनाशील है तब तक उसके लिए भूत संप्रदाय के पीछा से बचना असंभव होगा। भूत संप्रदाय
जब उसने ये दो शब्द सुने तो दाढ़ी वाले सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में भयानक हत्या की मंशा दिखाई दी। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर से एक अदृश्य प्रभावशाली आभा का झोंका विस्फोटक रूप से उभरा, फिर भी यह जल्दी से बिखर गया। जब उसने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में हत्या की मंशा देखी तो यूहिंग ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई, संप्रदाय के गुरु सम्राट क्षेत्र में हमला करने के लिए बंद दरवाजे की साधना में हैं। इस समय हम उन्हें इस मामले में बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। दूसरी ओर मार्शल अंकल जूई दुनिया भर में घूम रहे हैं और संप्रदाय में नहीं हैं। अब आप संप्रदाय के प्रभारी हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी आवेगपूर्ण तरीके से काम नहीं कर सकते। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भूत संप्रदाय पर हमला करने के लिए आवेगपूर्ण तरीके से काम नहीं करूंगा। हालांकि भूत संप्रदाय के बहुत से विशेषज्ञ वास्तव में ग्रैंड मायरीड पर्वतों में दिखाई दिए हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से किसी प्रकार का रहस्य छिपा रहे हैं। यूहिंग, तलवार संप्रदाय के तलवार रक्षक को सूचित करें और उन्हें यहाँ 5 लोगों को भेजने के लिए कहें। आप भूत संप्रदाय के शिष्यों की खोज करने के लिए समूह का नेतृत्व करेंगे। आपको जो भी मिले उसे मार डालो। हाँ, यूहिंग ने जवाब दिया। फिर उसने कहा, वरिष्ठ भाई किंगशी। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए कहा, अगर किंगशी वाकई मौत की खाई में कूद गया है तो हम कुछ भी करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। जब तक मार्शल अंकल जूई प्रकट नहीं होते, अन्यथा भले ही हम वहां नीचे चले जाएं, हमारे बचने की संभावना बहुत कम होगी। जब वह यहां तक बोला तो सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी एक पल के लिए गहराई से सोचने लगा और फिर आगे बोला, या फिर हम डार्कबीस्ट से मदद मांग सकते हैं। लेकिन डार्कबीस्ट इंसानों की मदद कैसे कर सकते हैं? यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र नहीं है। हमें अभी भी कोशिश करनी है। यूहिंग ने धीमी आवाज में कहा, यह तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि वह छोटी लड़की संप्रदाय के मास्टर की बेटी है। यहाँ तक कि उस छोटी लड़की की प्राकृतिक प्रतिभा के कारण हमें उसे बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उस छोटी लड़की की प्राकृतिक प्रतिभा के साथ भविष्य में मेरे तलवार संप्रदाय से निश्चित रूप से एक असाधारण विशेषज्ञ उभरेगा। इसके अलावा वह छोटी लड़की मेरे तलवार संप्रदाय की एकमात्र सदस्य है जिसने हिडन ड्रैगन रैंकिंग पर अपना नाम छोड़ा है। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर उसने डेथ माउंटेन रेंज को देखा और कहा, यूहिंग, आप भूत संप्रदाय के सदस्यों को साफ करने के लिए समूह का नेतृत्व करते हैं। मैं टाइगर एक साल का दौरा करने जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसकी पीठ पर लगी तलवार हरे प्रकाश की किरण में बदल गई जो उसके पैरों के नीचे उतरी। उसके बाद उसका पूरा शरीर तलवार के साथ हरे प्रकाश की किरण में बदल गया और वह तुरंत दूर जाकर गायब हो गया। यांग ये को चक्कर आ रहा था और उसकी चेतना थोड़ी धुंधली हो गई थी, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। काफी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। अध्याय 37 आरोहण रैंकिंग। सफेद कपड़े पहने महिला चुपचाप उसके गले में लेटी हुई थी और उसके हाथों में एक नरमी की जोड़ी थी। उसने सहज रूप से उन्हें कुछ बार दबाया और उस नर्म एहसास ने उसे एहसास दिलाया कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। वह थोड़ा हतप्रभ सा होकर बगल की ओर देखने लगा। छोटा सा लड़का चला गया था, भूरा भेड़िया भी चला गया था और तलवार उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह सोच रही थी कि उसे उस पर हमला करना चाहिए या नहीं। इससे निपटना मुश्किल होगा। जैसे ही उसने अपनी बाहों में जकड़ी महिला को देखा, यांग ये ने उस समय यही सोचा। ठीक इसी समय महिला ने अपनी आंखें खोलीं और वह यांग ये के आलिंगन से उठ खड़ी हुई। उसके बाद उसने अपने कपड़े बगल से उठाए और उन्हें संयमित तरीके से पहना और फिर वह अपनी तलवार लेने चली गई। महिला ने यांग ये को एक नजर भी नहीं बख्शा, न ही उसने एक शब्द भी कहा और ऐसा लगा जैसे यांग ये मौजूद ही नहीं था। इस समय यांग ये ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे और जब उसने उसे तलवार लेते देखा तो उसकी पलकें झपक गईं। वह 2 कदम पीछे हट गया और बोला, मुझे लगता है कि हमें इस मामले को शांति से निपटाना चाहिए। हालांकि उसके पास छोटा लड़का और भूरा भेड़िया था, लेकिन महिला के पास तलवार थी जिसमें अपनी आत्मा थी। इसलिए अगर वे युद्ध में उतरते तो उसे जीतने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। महिला ने तलवार पकड़ ली और फिर वह यांग ये को देखने के लिए मुड़ी और फिर भावहीन भाव से बोली, आगे बढ़ो, मुझे बताओ कि हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, इस पर चर्चा करना पहले से ही महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे पता है कि अगर मैं कहूं कि मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, तो आप निश्चित रूप से इसके प्रति तिरस्कार महसूस करेंगे, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। कम से कम तुम इतनी हिम्मत तो रखती हो कि जिम्मेदारी उठा सको, बुरी तो नहीं। महिला ने ठंडे स्वर में कहा, हालांकि क्या तुम जानती हो, मैं स्पिरिट रियल्म की 7वीं रैंक पर हूं और मैं 1 और साल में 1 साल रियल्म विशेषज्ञ बन जाऊंगी। इस साल मैं अभी 30 साल की भी नहीं हुई हूं। तुम क्या कर रही हो? महिला के चेहरे पर कोई उपहास नहीं था, न ही उसने यांग यी के प्रति तिरस्कार प्रकट किया था। वह बेहद शांत थी और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी।
मुझे पता था कि ऐसा होगा। यांग ये ने अपने दिल में आह भरी, फिर भी उसे उसके शब्दों से कोई झटका नहीं लगा। उसने कहा, मैंने एक कहावत सुनी है कि प्यार खेती या धन से विभाजित नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये शब्द बहुत अच्छी तरह से कहे गए हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका चेहरा लाल हो गया। बहुत अच्छी बात कही है। महिला ने सिर हिलाया और यांग यी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी जब उसने उसे यह कहते हुए सुना। लेकिन, क्या हमारे बीच प्यार है? यांग यी की मुस्कान जम गई। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने महिला की ओर देखा और कहा, आप इस साल 30 से कम हैं, और मैं अभी 20 से कम हूँ। भले ही मैं अभी नश्वर क्षेत्र में हूँ, लेकिन क्या आप यह कहने की हिम्मत करती हैं कि मैं आपकी उम्र में निश्चित रूप से आपसे कमतर हूँ? सफेद कपड़े पहने महिला ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर बोली, तुम्हारी ताकत मजबूत है या नहीं, यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मारूंगी क्योंकि तुम तलवार संप्रदाय के अनुयायी हो जो आरोही रैंकिंग में चढ़ सकता है, और यह सिर्फ इसी वजह से है। यह सुनकर यांग ये को अपने दिल में थोड़ी असहजता महसूस हुई। बेशक, किसी को भी अनदेखा किए जाने से असहजता महसूस होगी। हालांकि, वह जानता था कि उसके पास उसे अनदेखा करने की योग्यता थी। कम से कम, अब उसके पास वह योग्यताएं थीं। तो फिर तुम इस मामले से कैसे निपटना चाहते हो? मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो, तो मैं बिना लड़े तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। अगर हम बाहर होते, तो मैं अपनी जान लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि, हम यहाँ हैं, और अगर हम लड़ते हैं, तो यह केवल जीवन और मृत्यु का संघर्ष होगा। यांग ये ने स्पष्ट होने का फैसला किया। किसी भी मामले में, यह पहले ही हो चुका था, और सभी के लिए स्पष्ट होना सबसे अच्छा था। महिला ने यांग यी की ओर देखा और फिर दूर की ओर देखते हुए कहा, दक्षिणी क्षेत्र की सभी बड़ी शक्तियां हर 3 साल में एक प्रतियोगिता आयोजित करती हैं, और इन शक्तियों में ग्रैंड किन साम्राज्य की इंपीरियल अकादमी और 6 असाधारण शक्तियां शामिल हैं। इस प्रतियोगिता को असेंशन रैंकिंग कहा जाता है। जब उसने यहाँ तक कहा, तो महिला ने यांग यी की ओर देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि आप असेंशन रैंकिंग में प्रवेश करें, और रैंकिंग में स्थान पाने के लिए आपको प्रतियोगिता में शीर्ष 30 स्थान प्राप्त करने होंगे। उन सभी वर्षों पहले, मैंने असेंशन रैंकिंग में 20वां स्थान प्राप्त किया था, और जहां तक आपकी बात है, तो आप शीर्ष 10 में आएंगे। यांग ये की पलकें झपकने लगीं। हे भगवान, मैंने आउटर कोर्ट परीक्षा भी पास नहीं की है, और मैंने लियू किंग्यू के साथ लड़ाई भी पूरी नहीं की है जो लगभग 2.5 महीने में होने वाली है। फिर भी मेरे सामने यह महिला चाहती है कि मैं उस असेंशन रैंकिंग में भाग लूं। इसके अलावा, उसने जो कहा उसके आधार पर, असेंशन रैंकिंग एक ऐसी जगह है जहां प्रतिभाशाली लोग एकत्रित होते हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में प्रतिभाशाली लोगों के बारे में सोचना ही भयानक है। यांग ये ने अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछते हुए कहा, एस्केंशन रैंकिंग में शायद कुछ प्रकार के प्रतिबंध हैं, है ना? महिला ने उदासीनता से कहा, 20 साल से कम उम्र और राजा के दायरे से नीचे। बस ये 2 प्रतिबंध। आरोहण रैंकिंग के पीछे क्या अर्थ है? यांग ये ने पूछा। मतलब, महिला ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और कहा, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोगों के लिए यह प्रसिद्ध होने का अवसर है, और संप्रदायों के लिए यह संसाधनों को पुनर्वितरित करने का अवसर है। संसाधनों का पुनर्वितरण। यांग यी हैरान थी। महिला ने समझाया, ग्रैंड किन साम्राज्य में 9 राज्य हैं, और हर एक राज्य में 10 लाख से ज्यादा शहर हैं। हम संप्रदायों और ग्रैंड किन साम्राज्य को अपनी ताकतों में शामिल होने के लिए नए रक्त के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता है, क्योंकि संप्रदाय की निरंतरता को बनाए रखने का यही एकमात्र तरीका है। अतीत में, बड़े संप्रदाय और ग्रैंड किन साम्राज्य अक्सर प्रतिभाशाली भर्तियों को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते थे। अंत में, कुछ कारणों से, हर कोई अब आपस में नहीं लड़ सकता था। इसलिए, आरोही रैंकिंग बनाई गई, और किसी संप्रदाय के शिष्यों द्वारा प्राप्त की गई रैंकिंग जितनी अधिक होगी, उस संप्रदाय को उतने ही अधिक शहर वितरित किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, पिछली आरोही रैंकिंग प्रतियोगिता के दौरान, मूल विद्यालय ने पहला, तीसरा और छठा स्थान प्राप्त किया, इसलिए उन्हें 3 राज्य और 500,000 से ज्यादा शहर मिले। दूसरी ओर, क्योंकि हमारे तलवार संप्रदाय से कोई भी आरोही रैंकिंग में प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए हमारे तलवार संप्रदाय को हमारे तलवार संप्रदाय के आसपास के कुछ छोटे शहर ही मिले। क्या तलवार संप्रदाय इतना कमजोर है? यांग ये ने अचानक कहा, और फिर जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे थोड़ा पछतावा हुआ। मेरे सामने खड़ी यह महिला स्पष्ट रूप से तलवार संप्रदाय से बहुत स्नेह करती है, इसलिए वह निश्चित रूप से मेरी कही गई बातों से नाराज होगी। महिला को गुस्सा नहीं आया, उसने बस आह भरते हुए कहा, तलवार संप्रदाय अब बहुत कमजोर हो गया है। इसके पास सिर्फ 6000 से भी कम बाहरी दरबार के शिष्य हैं, और लगभग 2000 आंतरिक दरबार के शिष्य हैं, जबकि सिर्फ 1000 से थोड़े ज्यादा कुलीन शिष्य हैं। अगर तलवार संप्रदाय को अपने पूर्वजों का समर्थन नहीं मिला होता, तो इसे दूसरी दर की शक्ति भी नहीं माना जा सकता था। तलवार संप्रदाय के बाहरी कोर्ट रैंकिंग और आंतरिक कोर्ट रैंकिंग के वे प्रतिभाशाली लोग आरोही रैंकिंग में भी प्रवेश करने में असमर्थ हैं। यांग ये ने यह सवाल पूछते हुए भौहें सिकोड़ी।
महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, पहाड़ी गांव में रहने वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति सभी की नज़र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। लेकिन अगर यह प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी शहर में जाता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा बुरा नहीं होगा। अगर वह किसी शहर में पहुंचता है तो वह शायद सिर्फ साधारण होगा, और अगर वह किसी राज्य में पहुंचता है तो उसे शायद साधारण भी नहीं माना जाएगा। अगर उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की तुलना पूरे दक्षिणी क्षेत्र से की जाए तो शायद वह एक कूड़ा कचरा होगा। तलवार संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को तलवार संप्रदाय के भीतर प्रतिभाशाली कहा जा सकता है, फिर भी अगर उन्हें आरोही रैंकिंग में रखा जाए तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा कचरा ही माना जा सकता है। तो फिर आपने मुझे शीर्ष 10 में प्रवेश करने के लिए क्यों कहा? आखिरकार, मैं अब आउटर कोर्ट शिष्य भी नहीं हूँ, यांग ये ने हल्की आवाज में कहा। यह सुनकर महिला ने यांग यी को देखा और फिर उसकी भौहें ऊपर उठ गईं और उसने कहा, क्या तुम्हें अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है? मुझे प्रेरणा की जरूरत है। यांग ये ने सीधे उसकी ओर देखा और बोला, क्या प्रेरणा? महिला ने भौहें सिकोड़ी। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं असेंशन रैंकिंग में प्रवेश करता हूं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना पीछा करने का मौका दें। क्या उसे अपने सामने वाली महिला पसंद थी? यांग ये को इसका जवाब नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि यह महिला पहले से ही उसकी है। चूंकि वह उसकी है तो उन्हें साथ रहना चाहिए। यह बस इतना ही सरल था। क्या? महिला के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसने तिरस्कार का भाव प्रकट करते हुए कहा, तुम सोचते हो कि सिर्फ इसलिए कि हमारे बीच ऐसा हुआ है तो मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए? मैं ऐसी महिला नहीं हूं जो सिर्फ इसलिए किसी पुरुष की बाहों में गिर जाएगी क्योंकि मैंने अपनी पवित्रता खो दी है। मेरी राय में तलवार दाव और तलवार संप्रदाय मेरे लिए सब कुछ है। क्या तुम सचमुच मुझसे नफरत करते हो? यांग ये ने पूछा। नहीं, वास्तव में, महिला ने उदासीनता से कहा, थोड़ी कमजोर ताकत और थोड़े अहंकारी होने के अलावा आपका चरित्र और स्वभाव बुरा नहीं है। मैं भी तुमसे नफरत नहीं करती। यांग ये ने जल्दी से कहा, तुम्हारे थोड़े ठंडे और घमंडी स्वभाव के अलावा तुम हर दूसरे पहलू में अभी भी ठीक हो। चूंकि तुम मुझसे नफरत नहीं करते और मैं तुमसे नफरत नहीं करती तो तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं देते? अगर ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी ताकत थोड़ी कमजोर है तो मैं अभी भी जवान हूं, है ना? तुम क्या सोचते हो? महिला ने यांग ये को देखा और वह बस उसे ऐसे ही देखती रही। यांग ये कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था और उसने उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। किसी भी हालत में यह पहले से ही ऐसा था और वे दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर रहे थे। यह सबसे अच्छा था। काफी देर बाद महिला ने कहा, आरोही रैंकिंग में 5वें स्थान पर आओ और मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। सौदा? यांग ये ने जल्दबाजी में कहा। इस समय वह भूल गया था कि असेंशन रैंकिंग वह जगह थी जहां राक्षसी प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं। जब उसने यांग ये की थोड़ी उत्साहित उपस्थिति देखी तो महिला के दिल में एक असामान्य भावना की झलक दिखाई दी, लेकिन यह पलक झपकते ही गायब हो गई। तलवार संप्रदाय के भविष्य की खातिर उसने अपने पूरे जीवन में तलवार की खेती की थी और उसका जीवन पूरी तरह से तलवार का था। प्यार में पड़ने की बात तो दूर, वह शायद ही कभी विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के संपर्क में आई हो। इससे पहले जब उसके और यांग ये के बीच अचानक ऐसा हुआ था तो उसका पहला विचार यांग ये को मार डालने का था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि जैसा उसने कहा था, यांग ये तलवार संप्रदाय में जीवन शक्ति का एक निशान लाने में सक्षम हो सकता है। हालांकि जब यांग यी ने यह अनुरोध किया तो किसी अज्ञात कारण से उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो गई थी। वह नहीं जानती थी कि यह भावना क्या थी क्योंकि उसने पहले कभी इस भावना को महसूस नहीं किया था। मेरा दिल अस्त व्यस्त है। महिला दूर की ओर देखती हुई धीमी आवाज में बुदबुदा रही थी। एक टेल नोट, यह वही है जो सालों पहले के लोग सोचते थे। कृपया इस पैराग्राफ को पढ़ते समय पुराने जमाने की मानसिकता पर ध्यान दें। अध्याय 38, रहस्यमय बूढ़ा आदमी। जब वे एक समझौते पर पहुंचे तो उन्होंने भूरे भेड़िए की सवारी करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि वे एक दूसरे के साथ पहले की तरह सहजता से नहीं मिल पाए। अगर यांग ये नहीं बोलता तो महिला उसके सामने बिल्कुल भी नहीं बोलती और यांग ये इस मामले में थोड़ा असहाय था। उल्लेखनीय बात यह थी कि यांग ये की साधना में सुधार हुआ था। वह 7वें दर्जे से नश्वर क्षेत्र के 8वें दर्जे पर पहुंच गया था। जहां तक उसके अचानक सुधार का सवाल है, यांग ये के अनुमान के अनुसार यह संभवतः उस संगफल के प्रभाव के कारण था। हालांकि वह निश्चित नहीं था और वह अपने पीछे खड़ी महिला से इसके बारे में पूछना चाहता था, फिर भी उसे डर था कि इससे उनके बीच का माहौल शर्मनाक हो जाएगा। इसलिए वह केवल इस सवाल को अपने दिल में ही दबा सकता था। वे दोनों 4 घंटे से ज्यादा समय तक यात्रा करते रहे, कुछ छोटे पहाड़ों को पार करते हुए एक पहाड़ के पास पहुंचे। यह एक सीधा पहाड़ था जो उनके सामने खड़ा था और बादलों में जा रहा था। वे जमीन से ऊपर देखते हुए उसकी चोटी पर नजर डालने में पूरी तरह असमर्थ थे। वहां एक घर है। अचानक यांग ये ने पहाड़ के नीचे की ओर देखा और उसने दूरी पर एक झोपड़ी की ओर इशारा किया, जबकि उसकी आवाज में सुखद आश्चर्य था।
जैसे ही उसने झोपड़ी को देखा, सफेद कपड़े पहने महिला ने भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि उसने यांग ये को वहां जाने से नहीं रोका। हालांकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब उनके पास इस जगह से जाने का कोई और रास्ता नहीं था। वे दोनों अभी झोपड़ी के पास पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और फटे काले लिबादे में एक बूढ़ा आदमी अंदर से बाहर आया। बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा, और बूढ़े आदमी को देखते ही यांग ये की पहली धारणा यही थी। बूढ़े आदमी का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके सिर पर सिर्फ कुछ बाल थे, इसलिए बूढ़े आदमी को गंजा कहना बहुत दूर की बात नहीं थी। बूढ़ा आदमी एक छड़ी के सहारे खुद को सहारा देता था और धीरे धीरे चलता था जैसे हवा का झोंका उसे नीचे गिरा देगा। यांग ये और सफेद कपड़े पहने महिला को देखते ही बूढ़े आदमी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, फिर भी उसकी निगाहें तुरंत सामान्य हो गईं, और फिर उसने खुद को छड़ी के सहारे सहारा देते हुए यांग ये और महिला की ओर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। जब उसने यह देखा तो यांग ये ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और जल्दी से भेड़िए से उतरकर बूढ़े आदमी का अभिवादन किया। उसने बूढ़े आदमी को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, हम दोनों मौत की खाई में गिर गए थे और हम संयोग से यहाँ पहुंच गए। क्या मैं जान सकता हूँ कि वरिष्ठ कौन है? हालांकि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी बहुत कमजोर लग रहा था, फिर भी यांग ये के पास सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्योंकि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में डेथ एबिस के नीचे रह रहा था, तो वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? जब उसने यांग ये को इतनी विनम्रता से पेश आते देखा, तो बूढ़े व्यक्ति के झुर्रियों वाले चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान की झलक दिखाई दी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसे लगा कि उसने कुछ अविश्वसनीय देखा है। उसने यांग ये को थोड़ी देर तक घूरा, फिर उसने अपनी नजर हटा ली और कहा, पहले से ही कई साल हो गए हैं जब कोई यहाँ आया है। चूंकि तुम दोनों यहाँ तक पहुँचने में सक्षम हो, तो इसे भाग्य माना जा सकता है। एक पल रुको। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति ने छड़ी का सहारा लिया और मुड़कर झोपड़ी में चला गया। जैसे ही उसने बूढ़े आदमी को देखा, यांग ये ने पीछे मुड़कर सफेद कपड़े वाली महिला को देखा जो पहले से ही उसके पास आ चुकी थी, और उसने कहा, किंगशी, क्या तुम उसकी ताकत देख पा रही हो? ऐसा होने के बाद महिला यांग यी के बार बार अनुरोध को सहन करने में असमर्थ हो गई और उसने उसे अपना नाम बता दिया। सु किंगशी ने यांग ये की तरफ देखा। जाहिर है, उसे यांग ये द्वारा इस तरह से संबोधित किए जाने की आदत नहीं थी। हालांकि वह इसके खिलाफ भी नहीं थी। वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि वह बिल्कुल हमारे जैसा है और उसकी साधना को सील कर दिया गया है। वह एक साधारण व्यक्ति है। हालांकि उसके बारे में कुछ गड़बड़ भी लगती है। यांग ये कुछ कहने ही वाला था कि बूढ़ा आदमी एक बार फिर झोपड़ी के अंदर से बाहर चला गया। हालांकि इस समय उसके हाथ में एक काले रंग का स्क्रॉल और एक जोड़ी कंगन थे जो बहुरंगी चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। यांग ये इस बात से हैरान था, लेकिन बूढ़ा आदमी उनसे पहले ही आ चुका था और उसने यांग ये को देने से पहले अपने हाथ में मौजूद काले स्क्रॉल पर लगी धूल को उड़ा दिया। उसने कहा, इतने लंबे समय तक इस पर धूल जमने के बाद मुझे इसे खोजने में कुछ समय लगा। मैंने देखा कि तुम तलवार चलाने का प्रशिक्षण लेते हो और यह तलवार नियंत्रण तकनीक तुम्हारे काम आनी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने यांग ये के बगल में सफेद कपड़े पहने महिला को देखा और कहा, चूंकि तुम उसकी दाव साथी हो, इसलिए मेरे लिए तुम्हें खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें यह मायावी क्रिस्टल कंगन की जोड़ी दूंगा। मैं उसका दाव साथी नहीं हूँ। सु किंगशी की भौहें ऊपर उठी। अगर यह बूढ़ा आदमी ताबूत में आधा नहीं लग रहा होता, तो वह शायद उसके खिलाफ कोई कदम उठाती। यांग ये को डर था कि सु किंगशी और बूढ़े आदमी के बीच कोई विवाद पैदा हो जाएगा, इसलिए वह जल्दी से बूढ़े आदमी के सामने खड़ा हो गया और बूढ़े आदमी को प्रणाम किया और फिर बोला, वरिष्ठ, बिना मेहनत के कोई लाभ नहीं होता। हम अभी पहली बार ही मिले हैं, फिर भी आपने हमें ऐसे उपहार दिए हैं। यह यांग ये और सु किंगशी दोनों ने उपहार स्वीकार नहीं किए थे क्योंकि उनके सामने बैठा यह बूढ़ा आदमी बहुत अजीब था और उसने उनसे मिलते ही उन्हें उपहार दिए थे। तो यांग ये उपहार स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में सु किंगशी की ओर देखा और फिर उसने यांग ये की ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैंने जल्दबाजी में ऐसा किया। हालांकि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। ये दोनों चीजें मेरे पास सिर्फ फफूंद लगा रही हैं, इसलिए बेहतर है कि इसे तुम दोनों को दे दिया जाए। जब उसने यह सुना तो यांग ये को लगा कि मना करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने बूढ़े आदमी से स्क्रॉल ले लिया। वह बस उसे खोलकर देखने ही वाला था कि स्क्रॉल तुरंत हरे रंग की रोशनी में बदल गया और उसके हाथों में गायब हो गया। अचानक उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया और वह एक विशाल ग्रे दुनिया में पहुंच गया। ठीक उसी समय जब यांग ये पूरी तरह से हैरान था, उसने देखा कि अचानक एक काली आकृति उसके पास से कुछ ही दूरी पर प्रकट हुई। काली आकृति ने तलवार पकड़ी हुई थी और यांग ये की ओर पीट करके उसने कहा, तलवार नियंत्रण तकनीक, एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक तलवार तकनीक। मैंने इसे असंख्य तलवार तकनीकों को इकट्ठा करके बनाया है और यह असंख्य तलवार तकनीकों से आई है। हालांकि यह दुनिया की अन्य तलवार तकनीकों से अलग है।
यह तलवार तकनीक दिल से तलवार को नियंत्रित करने पर जोर देती है, और यह तलवार क्यूई या तलवार चालों से नियंत्रित नहीं होती है। यह इच्छानुसार चलती है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काली आकृति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसके पीछे की तलवार आसमान में उड़ गई। उसके बाद काली आकृति ने कोई हरकत नहीं की, फिर भी तलवार हवा में एक चंचल बच्चे की तरह लग रही थी। यह थोड़ी देर के लिए दाईं ओर चली, फिर बाईं ओर चली, फिर आगे बढ़ी, फिर तेजी से नीचे उतरी और इसने हवा में कई तरह की हरकतें की। बगल में यांग ये की ठोड़ी इस दृश्य से लगभग जमीन पर जा लगी और उसने जोर से लार का एक मुंह निगल लिया और फिर बुदबुदाया। तलवार को दिल से नियंत्रित करना, वह वास्तव में तलवार को दिल से नियंत्रित कर रहा है। यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। बीच हवा में लगातार नाच रही तलवार अचानक तेजी से कांपने लगी। उसके बाद तलवार की नोक से तलवार की क्यूई की एक धार आसमान की ओर तेजी से उछली। अगले ही पल तलवार ने तलवार की क्यूई की कुछ धारें अलग अलग दिशाओं में फेंकी और कुछ समय के लिए तलवार की क्यूई पूरे आसमान में फैल गई। तलवार की क्यूई की 100 से ज्यादा लड़ियां बाहर निकालने के बाद तलवार और काली आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। उसी समय अचानक और धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दी। मेरे बाद आने वाले तलवार नियंत्रण तकनीक की हृदय तकनीक को याद रखें। तलवार नियंत्रण तकनीक सांस लेने के नियमन, स्पष्ट मन, एकाग्रता बनाए रखने और मनुष्य, तलवार और तत्वों को एक में विलीन होने देने पर निर्भर करती है। इस सूत्र का पाठ समाप्त करने के बाद यांग ये ने तुरंत महसूस किया कि आकाश और पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रहे हैं, और जब उसने अगली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा है। यांग ये ने सफेद कपड़े वाली महिला की ओर देखा और आशा व्यक्त की कि वह उसे पहले की स्थिति समझाएगी। एक तकनीक विरासत। सफेद कपड़े वाली महिला ने समझा और समझाया। कुछ विशेषज्ञ अपनी कुछ तकनीकों को स्क्रॉल में रिकॉर्ड करने के लिए दिव्य क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इन्हें विरासत कहा जाता है और वे किसी को तकनीक के बारे में सब कुछ व्यक्तिगत रूप से महसूस करने की अनुमति देने में सक्षम हैं। इससे कई लाभ हैं। जब उसने यह सुना, तो यांग ये ने अपने दिल में उत्साह को दबा लिया और वह बूढ़े व्यक्ति को झुकने के लिए मुड़ा और कहा, धन्यवाद, वरिष्ठ। हालांकि वह नहीं जानता था कि बूढ़े आदमी ने उसे तलवार तकनीक क्यों उपहार में दी थी, लेकिन उसने वास्तव में पृथ्वी रैंक तलवार तकनीक प्राप्त कर ली थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और फिर उसने अपने हाथ में कंगन की जोड़ी यांग ये को दी और कहा, मुझे पता है कि आपके पास कई सवाल हैं, लेकिन कुछ कारणों से मैं आपको जवाब नहीं बता सकता। जहां तक इस जगह को छोड़ने की आपकी इच्छा का सवाल है, मैं मदद कर सकता हूं। लेकिन मैं एक शर्त रखना चाहता हूं। यांग ये को कंगन की जोड़ी मिली और फिर उसने कहा, जब तक मैं इसे पूरा कर सकता हूं, तब तक मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, यह शर्त कोई मुश्किल नहीं है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि अगर तुम एक दिन सम्राट बन जाओ, तो कृपया यहां जरूर आना। उस समय मेरे पास तुम्हें सौंपने के लिए कुछ होगा। यांग ये ने यह सुनकर राहत की सांस ली, क्योंकि वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि बूढ़े व्यक्ति ने उसे अभी कुछ मुश्किल काम करने के लिए नहीं कहा। वह तुरंत सहमत हो गया और बोला, अगर मैं सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया, तो मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ की तलाश में आऊंगा। मैं वही करूंगा जो मैंने कहा है। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह अपने पूरे जीवन काल में राजसी राज्य प्राप्त कर पाएगा या नहीं, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ने यह कहा था, तो वह केवल सहमत हो सकता था। वैसे भी यह भविष्य की बात थी। यांग ये की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। यांग ये और महिला के बगल में एक नीला रंग का घेरा दिखाई दिया। नीला घेरा 3 लोगों के इर्द गिर्द फिट हो सकता था और नीले घेरे के निचले हिस्से में प्रतीकों का घना विस्तार टिमटिमा रहा था। एक टेलीपोर्टेशन संरचना। जब उन्होंने इस नीले घेरे को देखा, तो यांग ये और महिला के हाव भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने पहले भी टेलीपोर्टेशन संरचनाएं देखी थी, क्योंकि स्वॉर्ड सेक्ट के पास एक टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म था और वहां कई टेलीपोर्टेशन संरचनाएं थीं। इसके अलावा वे टेलीपोर्टेशन संरचनाएं किसी को कई शहरों में टेलीपोर्ट कर सकती थीं। यह कहा जा सकता है कि टेलीपोर्टेशन संरचनाएं वास्तव में दुर्लभ नहीं थीं। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए उनके सामने इस बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में अपने हाथ की एक लहर से एक टेलीपोर्टेशन संरचना बनाई थी और यह बेहद भयानक था। सिर्फ यांग ये ही हैरान नहीं थी, बल्कि सू किंगशी भी हैरान थी। उसने बूढ़े आदमी को गहराई से देखा और आश्चर्य के अलावा उसकी आंखों में गहरा डर भी था। बूढ़े आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे उसने उनके चेहरों पर आश्चर्य को बिल्कुल भी नहीं देखा, और उसने कहा, यह टेलीपोर्टेशन संरचना तुम दोनों को डेथ माउंटेन रेंज में टेलीपोर्ट कर सकती है। ठीक है, इस जगह को किसी और को मत दिखाना। यह तुम्हारे अपने भले के लिए है। चलो। यांग ये ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बूढ़े आदमी को प्रणाम किया। उसके बाद उसने सू किंगशी का हाथ खींचा और नीले घेरे में चला गया। जैसे ही वे अंदर गए, उनके नीचे से नीली रोशनी की एक किरण निकली और उसने तुरंत उन दोनों को घेर लिया, तथा फिर वे दोनों एक झटके के साथ गायब हो गए। नीली रोशनी को गायब होते देख बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे कम हो गई और वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैं उसका भविष्य क्यों नहीं देख पाया? क्यों? अध्याय 39 खजाना देना।
आकाश और पृथ्वी उसके चारों ओर घूम गए। जब ये ने अगली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। भूरे भेड़िए के आकार के लगभग 10 से अधिक भूरे भालू थे जो उसे घूर रहे थे, और यांग ये और भूरे भालू के बीच कुछ डाकबीज थे जो अभी भी खून बह रहे थे और उन्होंने आखिरी सांस नहीं ली थी। जाहिर है, ये भूरे भालू अपनी जीत का आनंद ले रहे थे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे, और फिर उसने सु किंगशी को अपने पीछे खींचने से पहले इस बारे में सोचा भी नहीं। उसके बाद उसने कम ग्रेड वाली गहन रैंक की तलवार वापस ले ली और शर्मिंदगी से हंसते हुए कहा, यह एक दुर्घटना है, एक संयोग है, एक वास्तविक संयोग है। आप सभी आगे बढ़ें। जब यांग ये ने उसे अपने पीछे खींचा तो सु किंगशी की आंखों में एक अजीब सी अभिव्यक्ति चमक उठी, और जब उसने यांग ये के शब्द सुने तो सु किंगशी के मुंह के कोने थोड़े मुड़े और एक हल्की सी मुस्कान बन गई। दुर्भाग्य से अब यांग ये की आंखों में केवल भूरे भालू ही रह गए थे, और उसने इस खूबसूरत दृश्य को नहीं देखा। यांग ये चुप रहा तो ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने बात की, वे भूरे भालू तुरंत उठ खड़े हुए और अपने बिल्ली के पत्ते के आकार के पंजे उनकी छाती पर पटक दिए। उसके बाद वे उछल पड़े और पहाड़ों की तरह यांग ये और सु किंगशी पर दबाव बनाने लगे। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं। जब वह पूरी तरह से लड़ने वाला था, तभी एक तलवार की रोशनी चमकी, और फिर यांग ये ने अपने आश्चर्य से देखा, क्योंकि 9वीं रैंक के डाकबीज तुरंत कुछ टुकड़ों में बदल गए, जिससे सभी भूरे भालुओं से ताज़ा खून फव्वारे की तरह छिड़कने लगा। यह एक शानदार दृश्य था। टकराना। भूरे भालू जमीन पर गिर गए और हवा में धूल और गंदगी का एक बड़ा बादल छा गया। यांग ये को यह देखकर होश आया और उसने पीछे मुड़कर सु किंगशी को देखा। उसने देखा कि सु किंगशी हाथ में हरी तलवार लिए गर्व से खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक बेफिक्री थी, जबकि उसने उस दिन की तरह आत्मविश्वास से भरी आभा वापस पा ली थी। तुमने अपनी ताकत वापस पा ली है। यांग ये ने बोलते हुए सहजता से 2 कदम पीछे हट लिए। सु किंगशी ने सिर हिलाया। कब तुम ठीक हो गई? यांग ये हैरान था। उसे याद आया कि उसने उससे कहा था कि अगर वह तलवार संप्रदाय में वापस नहीं लौटी, तो उसके लिए उस दिव्य क्षमता से उबरना पूरी तरह असंभव होगा जिसका इस्तेमाल ब्लेडहैंड ने उस पर किया था। सु किंगशी ने डेथ एबिस की दिशा की ओर देखा और उसने धीमी आवाज में कहा, शायद यह उस बुरे आदमी ने मेरे लिए किया था। यांग ये ने यह सुनकर सिर हिलाया। अगर वह बुरा आदमी था तो यह समझ में आता था। यांग ये नहीं जानता था कि वह बुरा आदमी कितना ताकतवर था, लेकिन चूंकि उस बुरे आदमी ने लापरवाही से एक अर्थ रैंक तकनीक उपहार में दे दी थी और वह डेथ एबिस के तल पर रह रहा था, इसलिए ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से एक कमजोर और दुर्बल बुरा आदमी नहीं था। अचानक सु किंगशी ने यांग ये को देखने के लिए पलट कर देखा, और उसने लापरवाही से अपने हाथ में हरी तलवार लहराई। भले ही उसने किसी हत्या के इरादे का खुलासा नहीं किया, यांग ये की आंखें अभी भी फड़क रही थीं, और उसने कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगी, है ना? आप क्या सोचते हैं? सु किंगशी ने उदासीनता से कहा। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मैं तुम्हें बहुत कम समय से जानती हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे बताती है कि तुम ऐसी नहीं हो जो अपनी बात से पीछे हटोगी। अगर तुम मुझे मारना चाहती थी, तो तुम्हें तब ऐसा करना चाहिए था जब हम अभी भी रसातल में थे, और अगर तुम ऐसा करने में असमर्थ भी होती, तो कम से कम तुम मुझे अपने साथ नीचे ले जा सकती थी। चूंकि तुमने मुझे वहां नहीं मारा, तो शायद तुम यहां वापस आने के बाद भी ऐसा नहीं करोगी। सु किंगशी ने यांग ये को देखा, और यांग ये ने भी कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और उसकी नजरों से नजर मिलाई। थोड़ी देर बाद सु किंगशी ने अपना हाथ हिलाया और हरी तलवार हरी रोशनी की एक किरण में बदल गई जो उसके पैरों के नीचे दिखाई दी। उसने कहा, याद रखना, मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूं क्योंकि तुम तलवार संप्रदाय के लिए मूल्यवान हो, और अगर तुम उचित मूल्य नहीं दिखाओगे तो मैं दया नहीं दिखाऊंगी। यांग ये ने जब यह सुना तो वह हल्के से मुस्कुराया। यह महिला बाहर से तो बहुत कर्कश है, लेकिन अंदर से बहुत कोमल है। यांग ये को कुछ सूझा और उसने बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिए गए कंगन की जोड़ी वापस ले ली और सु किंगशी के पास जाकर उसे देते हुए कहा, यह तुम्हारा है। यांग ये ने कंगन की गुणवत्ता का निर्धारण नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि कंगन की यह जोड़ी निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। सु किंगशी ने कंगन पर नजर डाली और फिर बोली, उसने तुम्हें ये दिया, तो फिर मैं इसे अभी तुम्हें दे रहा हूं। यांग ये बोलते हुए मुस्कुराया। सु किंगशी ने यांग ये को कुछ देर तक देखा, फिर उसकी नजर कंगन पर पड़ी। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, ये कंगन पृथ्वी रैंक के मध्य श्रेणी के हैं। यहाँ तक कि हमारे तलवार संप्रदाय के पास भी पृथ्वी रैंक पर बहुत ज्यादा खजाने नहीं हैं, और यह उनमें से एक जोड़ी है। क्या तुम सच में इन्हें मुझे देना चाहते हो? पृथ्वी रैंक के खजाने कितने कीमती थे? दक्षिणी क्षेत्र में कोई नहीं जानता था, क्योंकि पृथ्वी रैंक के खजाने केवल दक्षिणी क्षेत्र के अधिकांश साधकों के लिए किंवदंती में मौजूद खजाने थे। जैसा कि सु किंगशी ने कहा था, तलवार संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदायों के पास भी बहुत सारे पृथ्वी रैंक के खजाने नहीं थे, और इसीलिए उसने यह सवाल पूछा था।
यांग ये भी चौंक गया जब उसने सु किंगशी की बात सुनी, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कंगन की यह जोड़ी वास्तव में पृथ्वी रैंक पर होगी। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ ही देर में उसके चेहरे पर शांति लौट आई और उसने सीधे सु किंगशी का हाथ पकड़ लिया और कंगन की जोड़ी उसके हाथ में रख दी। उसने कहा, सच कहूं तो मैं अपने दिल में बहुत हैरान हूं, लेकिन तो क्या वे अब तुम्हारे हैं? सु किंगशी ने कंगन पहनने से पहले यांग ये को एक गहरी नजर से देखा। तुरंत उसके हाथों से चमकदार रोशनी की एक लहर फूट पड़ी और फिर यांग ये की आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। अगले ही पल वह अचानक एक ऐसी दुनिया में प्रकट हुआ जो सुनहरे बर्फीले क्रिस्टल से ढकी हुई थी और उसकी दृष्टि के क्षेत्र में हर जगह तीखे सुनहरे बर्फ के क्रिस्टल थे। अचानक बर्फ के क्रिस्टल हिल गए और इस दृश्य ने यांग ये को चौंका दिया। अगले ही पल वे बर्फ के क्रिस्टल अचानक कई तीखे ब्लेड में बदल गए जो उसकी ओर हिंसक रूप से उछले और यांग ये यह सब देखकर चकित रह गया। हालांकि ठीक इसी पल उसकी आंखों के सामने का दृश्य एक बार फिर बदल गया और सभी बर्फ के क्रिस्टल गायब हो गए जबकि वह वास्तविकता में लौट आया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और फिर सु किंगशी की ओर देखा और उसे देखते ही उसका हाव भाव तुरंत बदल गया, क्योंकि इस समय सु किंगशी का शरीर वास्तव में बहुरंगी रोशनी की एक परत में ढका हुआ था। बहुरंगी रोशनी चुस्त दुरुस्त कपड़ों के एक सेट की तरह लग रही थी जिसने उसके सुंदर शरीर को कसकर ढक रखा था और यह सूरज की किरणों के नीचे एक भ्रामक चमक के साथ टिमटिमा रही थी। क्या क्या हो रहा है? यांग ये हैरान था। सु किंगशी ने अपने बाएं हाथ में कंगन पर नजर डाली और उसकी आंखों में स्नेह की एक झलक दिखाई दी। उसने समझाया, पृथ्वी रैंक के खजानों में आमतौर पर अविश्वसनीय क्षमताएं होती हैं। इन दो कंगनों में से एक आक्रामक है जबकि दूसरा रक्षात्मक है। पहले से जो भ्रम निर्माण हुआ था वह आक्रामक कंगन द्वारा बनाया गया था और उस निर्माण के भीतर का वातावरण कोई भ्रम नहीं है। यदि आप वहां घायल हो जाते हैं तो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और आपकी आत्मा की ऊर्जा को वास्तव में भारी चोट लगेगी। जब वह यहां तक बोली तो उसने अपने दाहिने हाथ के कंगन पर नजर डाली और आगे बोली, यह रक्षात्मक कंगन है और यह मेरे दिल में एक ही आदेश के साथ मेरे शरीर पर एक ऊर्जा कवच बनाने में सक्षम है। मैंने पहले ऊर्जा कवच का परीक्षण किया था और मेरी ताकत के बावजूद मेरा पूरा जबरदस्ती प्रहार वास्तव में इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। कंगन की इस जोड़ी के साथ मुझे एक साथ दायरे में विशेषज्ञों के खिलाफ जाने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। इसके अलावा इन दो कंगन में स्थानिक छल्लों की तरह उनके भीतर स्थान भी है और जब संयुक्त होते हैं तो उनके भीतर दो स्थान लगभग 300 मीटर के क्षेत्र को कवर करते हैं। यांग ये ने जब यह सुना तो वह बहुत हैरान हो गया। अतीत में उसने सुना था कि पृथ्वी रैंक के खजाने बेहद असामान्य थे, फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने असामान्य होंगे। किसी और बात का जिक्र नहीं करना, बस पहले से ही भ्रम का निर्माण उसे कुचलने में सक्षम था। अगर सु किंगशी ने समय रहते इसे नहीं रोका होता तो उसे प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं मिलता। इसके अलावा कंगन के भीतर भी अपने स्वयं के स्थान थे और 300 मीटर का क्षेत्र उसकी स्थानिक अंगूठी से कई दसियों गुना बड़ा था। जब उसने यांग ये के चेहरे पर आश्चर्य और उसकी आंखों में प्रशंसा देखी तो सु किंगशी ने उदासीनता से कहा, क्या तुम्हें मुझे ये देने का अफसोस है? यह सुनते ही यांग ये के हाव भाव बदल गए और उसने एक गहरी सांस ली और उसे देखते हुए गंभीर भाव से कहा, मैं मानता हूं कि पृथ्वी रैंक के खजाने बेहद आकर्षक हैं, लेकिन तो क्या हुआ? परिसु, तुम मुझे कम मानती हो? यांग ये। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये मुड़ा और भूरे भालुओं के ढेर के पास चला गया जिनसे सु किंगशी ने निपटा था और फिर उसने उनके आंतरिक कोर को खोदा क्योंकि वह बहुत समय पहले से ऐसा करना चाहता था। सच में, क्या यांग ये को पछतावा हुआ? वास्तव में उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। सांसारिक रैंक का खजाना वास्तव में आकर्षक था, लेकिन उसे वास्तव में पछतावा नहीं था। किसी भी मामले में उसे सु किंगशी को इसे देने का पछतावा नहीं था। उसे नहीं पता था कि इसे स्नेह माना जा सकता है या नहीं, लेकिन किसी भी मामले में उसे अपने दिल में इसका पछतावा नहीं था। इसके अलावा कंगन स्पष्ट रूप से महिलाओं के लिए था, इसलिए न केवल यह उसके पास होने पर बेकार होगा बल्कि यह उसके लिए आपदा भी लाएगा। जैसे ही उसने यांग ये को इनक ओर खोदते हुए देखा, सु किंगशी अचानक से हंसने लगी, फिर भी वह जल्दी ही सामान्य हो गई। किसी अज्ञात कारण से जब उसने देखा कि यांग ये ने अंत में जो कहा उसके कारण वह क्रोधित हो गया, तो उसके दिल में वास्तव में एक अभूतपूर्व भावना पैदा हुई थी और किसी अज्ञात कारण से वह वास्तव में थोड़ा खुश महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर हिलाया और क्षितिज की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और किसी अज्ञात कारण से उसका दिल और अधिक बेचैन हो गया। यांग ये ने खुशी खुशी सभी इनकोर को अलग रख दिया क्योंकि ये 10 से ज्यादा इनकोर उसके लिए बहुत बड़ी संपत्ति थे। जहां तक भालू की खाल और भूरे भालू के दूसरे अंगों की बात है तो अपनी मौजूदा संपत्ति के हिसाब से वह उनका बिल्कुल भी मूल्य नहीं समझता था। चलो चलें। सु किंगशी हरी तलवार के पास चली गई और फिर उसने यांग ये को देखा और उदासीन स्वर में बोली। यह सुनकर यांग ये अपने दिल में बहुत खुश हुआ और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार की ओर दौड़ लगाई। तलवार के ऊपर उड़ना और दुनिया को नीचे देखना कुछ ऐसा था जिसका यांग ये ने सपना देखा था।
यांग ये के तलवार पर खड़े होने के बाद सु किंगशी ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और तलवार तुरंत हरे प्रकाश की एक किरण में बदल गई जो आकाश की ओर बढ़ गई। यांग ये अचानक तलवार की उड़ान से चौंक गया और वह लगभग उससे गिर गया। सौभाग्य से उसकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी और उसने सु किंगशी को मजबूती से पकड़ लिया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। यांग ये द्वारा जबरदस्ती गले लगाए जाने से सु किंगशी की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाई, लेकिन अंत में उसने यांग ये को नीचे नहीं गिराया और बस अपनी गति बढ़ा दी। अध्याय 40 संप्रदाय में वापसी। साधना। यांग ये को प्रशिक्षण मैदान में भेजने के बाद सु किंगशी ने मुड़कर छोड़ दिया। इस पूरे समय के दौरान उसने यांग ये से एक भी शब्द नहीं बोला था और इस वजह से वह थोड़ा असहाय और अनिच्छुक महसूस कर रहा था। हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह मुख्य रूप से उसके तंग आलिंगन के कारण था कि उसका रवैया अब इतना ठंडा और उदासीन लग रहा था, और तलवार पर अपने प्रदर्शन को याद करते हुए यांग ये का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। यांग ये ने गहरी सांस ली और अपने मन में सभी विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया। रिश्तों के बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि उसके पास अभी करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि बाहरी न्यायालय की परीक्षा अब से 10 दिन बाद शुरू होने वाली थी। बेशक बाहरी न्यायालय का शिष्य बनना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था और उसका उद्देश्य इसके बजाय आंतरिक न्यायालय का शिष्य बनना था। हालांकि आंतरिक न्यायालय का शिष्य बनने से पहले उसे पहले बाहरी न्यायालय का शिष्य बनना था। इसके अलावा उसे लियू किंगयू के खिलाफ जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़नी थी। वह केवल उस लड़ाई में जीत सकता था क्योंकि हार मौत के बराबर थी और वह मरना नहीं चाहता था। इसके अलावा अब से 1 साल बाद आरोही रैंकिंग भी थी। संक्षेप में, चाहे वह अपने प्रियजनों के लिए हो, खुद के लिए हो या अपने भावी दावसाथी के लिए हो, उसे अपनी पूरी ताकत से साधना करनी थी। केवल दबाव के साथ ही प्रेरणा मिलती है। यांग ये क्लियर ब्रीज गॉज की ओर चल पड़ा। अब उसके लिए हताश होकर खेती करने का समय आ गया था। तलवार संप्रदाय में 7 मुख्य चोटियां थीं और तलवार संप्रदाय की सबसे बड़ी चोटी स्काई पीक वह जगह थी जहां तलवार संप्रदाय के गुरु रहते थे। स्काई पीक संप्रदाय के गुरु की वंशावली का निवास स्थान था और यह 7 चोटियों में सबसे ऊंची थी। स्काई पीक, स्काई हॉल स्काई पीक पर सबसे बड़ी इमारत थी और साथ ही यह वह जगह थी जहां तलवार संप्रदाय महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करता था। यह बेहद विशाल था और इसमें 10,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। अगर तलवार संप्रदाय में कोई बड़ी घटना घटती तो 7 मुख्य चोटियों के शिखर गुरु और आंतरिक प्रांगण के सभी बुजुर्ग यहां एकत्रित होते थे। इस समय 2 पुरुष और 1 महिला स्काई हॉल में खड़े थे। वह महिला वास्तव में सु किंगशी थी जो अभी अभी तलवार संप्रदाय में लौटी थी। जहां तक अन्य 2 पुरुषों की बात है, वे वास्तव में यू हिंग और सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था जो उस दिन सु किंगशी की खोज के लिए डेथ माउंटेन रेंज की ओर गया था। सु किंगशी की बात सुनने के बाद सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक छा गई और उसकी आंखों में भयानक हत्या की मंशा चमक उठी जब उसने कहा, मेरे तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों को वास्तव में भूत संप्रदाय ने मार डाला था। वे कितने दुस्साहसी थे। उन्होंने वास्तव में हमारे शिष्यों को मारने के लिए मेरे तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में घुसने की हिम्मत की। भूत संप्रदाय वास्तव में और भी अधिक बेलगाम होता जा रहा है। सु किंगशी ने धीमी आवाज में कहा, मार्शल अंकल यू लिन, भूत संप्रदाय के सदस्य शायद ग्रैंड मायरीड पर्वतों तक इतनी दूरी की यात्रा सिर्फ खुद को शांत करने और मेरे तलवार संप्रदाय के कुछ बाहरी दरबारी शिष्यों को मारने के लिए नहीं करते। किंगशी को लगता है कि भूत संप्रदाय निश्चित रूप से ग्रैंड मायरीड पर्वतों में कुछ योजना बना रहा है, अन्यथा उनके लिए ब्लिडहैंड और कुछ अन्य आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों को ग्रैंड मायरीड पर्वतों पर भेजना असंभव होगा। यू हिंग ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई, किंगशी सही कह रहे हैं। भूत संप्रदाय ग्रैंड मायरीड पर्वत पर चुपचाप आ गया और उसने कई आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञों को भी भेज दिया। वे निश्चित रूप से कुछ योजना बना रहे हैं और हमारे तलवार संप्रदाय को इसके खिलाफ सावधानी बरतनी चाहिए। जब उसने यह सुना तो यूलिन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, यू हिंग, यूशा से 10 तलवार रक्षकों को भेजने के लिए कहो और उन्हें नेदरवुल्फ गॉज, स्नैक फॉरेस्ट और डेथ एबिस को इंच करके खोजने के लिए कहो और भूत संप्रदाय के किसी भी सदस्य को मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह एक पल के लिए रुका और कहा, यू हिंग, सुरक्षा के लिए तुम भी जाओ। यदि तुम्हें कोई ऐसी परेशानी आती है जिससे तुम निपटने में असमर्थ हो तो मुझे ट्रांसमिशन टेलिस्मैन के माध्यम से सूचित करें। हाँ, यू हिंग ने सिर हिलाया और फिर मुड़कर हॉल से बाहर चला गया। यू हिंग के चले जाने के बाद यूलिन ने सु किंगशी को देखा और एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, किंगशी, यू हिंग और मैंने उस दिन भूत संप्रदाय के 2 शिष्यों को पकड़ लिया था और उन्होंने कहा कि तुम किसी के साथ डेथ एबिस में कूद गए थे। क्या यह सच है? यह है। सु किंगशी ने सच्चाई नहीं छिपाई। यह सुनते ही यूलिन का मुंह खुल गया और उसने कुछ कहने का इरादा किया।
हालांकि जब उसने देखा कि सू किंगशी की आंखें झुकी हुई हैं, तो उसने अंत में कुछ नहीं कहा और वह बस मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे वापस आ जाने से सब ठीक हो गया है। इसके अलावा अगर भविष्य में तुम्हारा सामना भूत संप्रदाय के शिष्यों से होता है, तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम लापरवाह मत बनो और अपने प्रतिद्वंद्वी को कम मत समझो। आखिरकार तुम तलवार संप्रदाय में एकमात्र व्यक्ति हो जिसने छिपे हुए ड्रैगन रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया है। किंगशी इसे याद रखेगा। बहुत बढ़िया, जाओ और आराम करो। स्काई हॉल से निकलने के बाद सू किंगशी ने लेबर पीक की दिशा की ओर देखा। अंत में जब वह हॉल में थी, तब उसने यांग ये के बारे में बात नहीं की थी। यांग ये की ताकत और 5 तत्वों की गहन ऊर्जा के साथ, अगर उसने उन्हें उसके बारे में बताया, तो निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाएगा। हालांकि इसके विपरीत यांग ये भी सभी के लिए एक लक्ष्य बन जाएगा। जंगल के ऊपर खड़ा एक पेड़ निश्चित रूप से हवा से नष्ट हो जाएगा। अगर दूसरों को पता चले कि यांग ये के पास न केवल सोने का तत्व गहन ऊर्जा है, बल्कि वह एक तावीज मास्टर भी है। तलवार संप्रदाय के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखने वाली शक्तियां निश्चित रूप से यांग ये को खत्म करने के लिए विशेषज्ञों को भेजेंगी। विशेष रूप से भूत संप्रदाय, वे यांग ये जैसे शिष्य को बढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए सब कुछ पर विचार करने के बाद अंत में उसने इस तथ्य का खुलासा नहीं करने का फैसला किया कि यांग ये एक तावीज मास्टर था और उसके पास स्वर्ण तत्व गहन ऊर्जा थी। तलवार संप्रदाय अभी भी थोड़ा कमजोर है। सू किंगशी ने आह भरी। अगर यांग ये मूल विद्यालय या 2 महलों का शिष्य होता, तो चाहे भूत संप्रदाय कितना भी दुस्साहसी क्यों न हो, वह यांग ये के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करता। हालांकि यांग ये तलवार संप्रदाय में था, इसलिए भूत संप्रदाय ने ऐसा करने की हिम्मत की। यह केवल इसलिए नहीं था क्योंकि भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय कट्टर दुश्मन थे, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि तलवार संप्रदाय 6 महान शक्तियों में ताकत के मामले में सबसे नीचे था। डॉट 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 ग्रैंड मायरीड पर्वतों की अपनी यात्रा ने यांग ये को प्रोफाउंड रैंक और अर्थ रैंक पर तलवार चलाने का हुनर करने की अनुमति दी और उसने एक मूवमेंट तकनीक भी हासिल की। ये तीनों तकनीकें अब उसके लिए बेहद उपयोगी थीं, खासकर तलवार नियंत्रण तकनीक। जब यांग ये ने तलवार नियंत्रण तकनीक के बारे में सब कुछ ध्यान से याद किया, तो वह उत्साह से उछल पड़ा क्योंकि तलवार नियंत्रण तकनीक को पहले स्तर तक विकसित करने के बाद वह तलवार को नियंत्रित करने और उड़ने में सक्षम हो जाएगा। तलवार संप्रदाय के पास तलवार को नियंत्रित करके उड़ान भरने से संबंधित तलवार तकनीकें थीं, लेकिन बाहरी दरबार के बुजुर्गों ने कहा था कि ऐसा संभव होने से पहले व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचना होगा, क्योंकि इस तकनीक के उपभोग को बनाए रखने के लिए केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की गहन ऊर्जा ही पर्याप्त थी। इसके अलावा एक बार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच जाता है, तो तलवार को पोषित करने के लिए डेंटियन के भीतर रखा जा सकता है, जिससे व्यक्ति तलवार से संवाद कर सकता है और तलवार के साथ एक निश्चित स्तर का संबंध बना सकता है। केवल इस तरह से ही कोई व्यक्ति तलवार को नियंत्रित करने और उड़ान भरने में सक्षम होगा। इसलिए भले ही तलवार पर उड़ना तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों का सपना था, लेकिन इसकी कठिनाई ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यहाँ तक बाहरी दरबार के बुजुर्गों ने भी संप्रदाय छोड़ने के बाद उड़ते हुए खजाने का इस्तेमाल किया। हालांकि अब यांग ये को तलवार पर उड़ने के लिए आत्मिक क्षेत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि तलवार संप्रदाय के शिष्यों को करना पड़ता था। उसे केवल इस पृथ्वी रैंक तकनीक को पहले स्तर तक साधना था, और वह अपनी तलवार को नियंत्रित करने और तलवार पर उड़ने का प्रभाव प्राप्त करने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होगा। बेशक यह गहन ऊर्जा की थोड़ी बड़ी खपत थी, लेकिन यांग ये जिसके पास कुछ हजारों ऊर्जा पत्थर थे, उसे गहन ऊर्जा की खपत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तलवार नियंत्रण तकनीक को 2 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्तर गहन ऊर्जा के साथ तलवारों को नियंत्रित करना और दूसरा स्तर हृदय के साथ तलवारों को नियंत्रित करना। बेशक एक पृथ्वी रैंक तकनीक के रूप में तलवार नियंत्रण तकनीक केवल तलवार को किसी की इच्छा के अनुसार नहीं चलाती थी, और इसके उपयोग के कई गहन तरीके थे। ठीक उसी तरह जैसे जब उसने उस दिन यह विरासत प्राप्त की थी और उस काली आकृति ने तलवार को तलवार की क्यूई से बाहर निकाल दिया था, जबकि यह उसकी मुट्ठी से निकल गई थी। यदि तलवार नियंत्रण तकनीक को दूसरे स्तर पर विकसित किया जाता है, तो यह स्वतंत्र समर्थन रखने के बराबर होगा। तलवार इच्छा के अनुसार चलती है, और यह बेहद भयानक था। वास्तव में सख्ती से कहें तो तलवार नियंत्रण तकनीक को तलवार तकनीक नहीं कहा जा सकता है, और इसे एक सहायक तकनीक के रूप में माना जाना चाहिए। क्योंकि यह बिल्कुल भी एक चाल नहीं थी, फिर भी यह बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी क्योंकि इसकी सहायक क्षमता बेहद स्वर्ग विरोधी थी। जरा सोचिए, अगर किसी की तलवार अचानक युद्ध में उसके प्रतिद्वंद्वी के पीछे चली जाए और तलवार की क्यूई की एक धार निकल जाए, तो इसका क्या नतीजा होगा। इसके अलावा विरासत में काले रंग की आकृति में यह नहीं बताया गया है कि कोई व्यक्ति केवल एक ही तलवार को नियंत्रित कर सकता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि कोई व्यक्ति कितनी तलवारों को नियंत्रित करने में सक्षम था, यह पूरी तरह से उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता था। अगले कुछ दिनों में खाने के अलावा यांग ये ने अपना सारा समय कूल ब्रीज गॉज में तलवार की तकनीक सीखने में बिताया।
अब उसे 3 तलवार की तकनीक सीखनी थी और इसे बेहद श्रमसाध्य कहा जा सकता है। हालांकि यांग ये को इसके सामने आने पर बेहद उत्साह महसूस हुआ, क्योंकि अतीत में उसके पास साधना करने के लिए कोई तकनीक नहीं थी। फिर भी अब उसने अचानक एक गहन रैंक और पृथ्वी रैंक तलवार तकनीक प्राप्त कर ली थी, तो वह उत्साहित कैसे नहीं हो सकता था। तलवार क्यूई फिंगर तकनीक बहुत बुरी नहीं थी और 3 दिनों तक लगातार इसे साधना के बाद यांग ये आखिरकार अपनी उंगली से तलवार क्यूई की एक स्ट्रैंड निष्पादित करने में सक्षम था, जबकि वह ऊर्जा विभाजित तलवार तकनीक के साथ तलवार क्यूई की 2 स्ट्रैंड निष्पादित करने में सक्षम था। हालांकि तलवार नियंत्रण तकनीक की प्रगति बेहद धीमी थी। जब तक उसकी तलवार उसकी मुट्ठी से बाहर थी, तब तक वह समूह में गिरने से पहले लगभग 10 सांसों के समय तक हवा में रहने में सक्षम थी, हिलना तो दूर की बात है। हालांकि यांग ये इससे निराश नहीं हुआ। वह 2 साल तक बेसिक स्वॉर्ड तकनीक में प्रशिक्षण लेने में सक्षम था, इसलिए वह पृथ्वी रैंक तकनीक की खेती करने में कैसे असमर्थ हो सकता है। अगर एक बार पर्याप्त नहीं था, तो 100 बार कोशिश करें। अगर 100 बार पर्याप्त नहीं थे, तो 10,000 बार कोशिश करें। अंततः सफलता मिलेगी। इस दिन यांग ये उस विशाल चट्टान के ऊपर खड़ा था जिस पर वह आमतौर पर कूल ब्रीज गॉज में खेती करता था, और उसके सामने हवा में एक तलवार तैर रही थी। उसके हाथ आगे की ओर उठे हुए थे जबकि उसकी आंखें हवा में तैरती तलवार को घूर रही थीं, और उसने पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं की। बैंगनी मिंक उससे बहुत दूर नहीं था, और वह भी उसकी नकल कर रहा था और तलवार को स्थिर रूप से घूर रहा था। हालांकि यह यांग यी जितना गंभीर नहीं था, और इसकी जीवंत आंखें बार बार झपक रही थीं। यह बेहद प्यारा लग रहा था। एक निश्चित समय पर यांग ये ने धीरे धीरे अपने हाथ हिलाए। उसके हाथों की हरकत के साथ उनके बीच में तैरती तलवार अचानक कांपने लगी और फिर धीरे धीरे हिलने लगी। हालांकि यह थोड़ी धीमी थी और अगर कोई ध्यान से न देखे तो इसकी हरकत को नोटिस करना बिल्कुल असंभव था। यांग ये ने जब तलवार को धीरे धीरे चलते देखा तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की, और धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले उसने थोड़ी देर तक एकाग्रता से अपनी सांस रोक ली। छोटे मजदूर, तुम आखिरकार वापस आ गए। ठीक इसी समय दाईं ओर से एक स्पष्ट, मधुर और जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जब उसने यह आवाज सुनी तो यांग ये का हाथ कांप उठा और तलवार तुरंत जमीन पर गिर गई। यह दृश्य देखकर यांग ये का पूरा चेहरा काला पड़ गया और फिर उसने पलटकर अपराधी की ओर देखा। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।